गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि आप लोग घर में बैठे आसानी से हिंदी मीडियम में साइंस को समझ सके। ओके, अभी मैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ, है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर 8 मेरा चल रहा है, पेज नंबर 143। ओके, तो 143 हम लोग अभी पढ़ेंगे। द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है, ये इसके पहले वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ। और अभी हम पढ़ेंगे लेस्बिनिया के बारे में। लेस्बिनिया जो है वह ऐसा एक कुष्की जीव है ना, जिससे कि कालाजार नामक बीमारी होती है। कालाजार नामक बीमारी आप लोग सुने होंगे, कालाजार बुखार होता है, वो बीमारी होती है। कुछ एक कोश के जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु। लेस्बिनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। देखिए, एक सूक्ष्म संरचना होती है ना। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। सबसे पहले हम लोग द्विखंडन किस में देखे, अमीबा में, है ना। विखंडन में दो मेथड है, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन, ऐसे आप लोग को याद करना होगा। विखंडन जनन विधि का एक तरीका हुआ विखंडन, और विखंडन में एक है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। ओके, तो द्विखंडन में तो हमने देख लिया अमीबा में किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। और सेकंड है लिस्बेनिया। तो लिस्बेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है ना। देखिए कैसे धीरे 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 दो बराबर भागों में बढ़ते जा रहा है, और दो लिस्बेनिया संतति कोशिका दिखलाई दे रही है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम आप लोग सब जान रहे होंगे, जो कि मलेरिया परजीवी है, उसका वाहक है, मच्छर उसका वाहक है। और जैसे अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। एक बार अनेक संतति कोशिकाओं में, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ दो अमीबा, क्या हुआ, दो संतति कोशिका बनी, दो संतति कोशिका में विभाजित। देखिए बराबर से, ठीक है। लिस्बेनिया में भी दो। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्या होता है, ये जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। देखिए ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, ये कई कोशिकाओं में विभाजित हो गया। देखिए तो ये कहलाया बहुखंडन और ये कहलाया द्विखंडन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। विखंडन भी दो प्रकार के हैं। विखंडन में एक है द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन। तो द्विखंडन का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा का जरूरत नहीं, 10th क्लास के हिसाब से आपको अमीबा याद रखना है और लिस्बेनिया। और इधर बहुखंडन में प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, बहुखंडन। दूसरी ओर इष्ट कोशिका में छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। इष्ट क्या कोशिका क्या होता है, इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं। छोटा सा मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करता है। ये हो गया
ईस्ट का। अब है, समझ में आ गया होगा, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक द्विखंडन है और दूसरा बहुखंडन है। द्विखंडन में अमीबा लिस्बेनिया, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम। ओके, ये हार्ड नहीं है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। चित्र बनाने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। अब है खंडन। खंडन नाम से क्या लग रहा है? कोई भी चीज को खंड करना या छोटा छोटा टुकड़ा में बंटना, खंडित होना, है ना। तो दूसरा है खंडन। किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा दिखलाई देता है, उसमें से तंतु की समान संरचना हो, उसे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। इन तंतुओं को ग्लिसरीन से एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण करते हैं और फिर हम क्या देखेंगे कि स्पायरोगायरा तंतु में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं। क्या स्पायरोगायरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? ये हम लोग जब माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप लगाकर देखेंगे, तब देखेंगे कि क्या हमें दिखलाई देता है। तो अब है, अभी है खंडन। खंडन किन में होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। ठीक है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की विधि सरल विधि जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। स्पायरोगायरा क्या होता है कि यह सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। तो यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के परीक्षण के आधार पर क्या हम इस कारण को खोज सकते हैं? 8.4 यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव इंडिविजुअल अलग अलग व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए यह सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है ना। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, तथा ऊतक भी संगठित होकर अंग बनाते हैं, और अंग भी संगठित होकर के अंग तंत्र बनाते हैं। फिर अंग तंत्र हमारे पूर्ण जीव का, पूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं, तो शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है ना। बहुकोशिकीय जीवों में क्या है? जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। ये तो नेचुरली कि बहुकोशिकीय जीवों में उनका संरचना, उनकी बनावट, उनका आंतरिक बाहरी उनका संरचना जटिल रहता है, तो उनमें जनन की विधि भी जटिल होगी। अब है बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है ना। विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न कोशिका जो है वह कार्य के लिए दक्ष होती है। तो इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है?
है ना। तो इसका उत्तर क्या है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इन सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है ना। तो जब जटिल संरचनाएं रहेंगी तो विशिष्ट कार्य के लिए कोशिकाएं ऊतक भी विशिष्ट होंगी। ठीक है। अब है पुनरुद्भवन। क्या है? पुनरुद्भवन। नाम से क्या लगता है कि फिर से नया बनना, नया जन्म होना, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। तो पुनरुद्भवन में हम क्या देखते हैं कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होता है। अपने शरीर के भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है। ये कौन है? ये है प्लेनेरिया। ये क्षमता किन में होती है? तो प्लेनेरिया में। अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ये देखिए, ये प्लेनेरिया है। किसी कारणवश यदि वह टूट गया 3 भाग में, तो क्या होता है कि तीनों 3 शरीर का धारण कर लेते हैं और फिर तीनों मैच्योर हो जाते हैं ना। फिर क्या हो जाता है, ये 3 जैसे 3 खंड में ये हुआ, तो ये तीनों में एक नया जीव बन जाते हैं और तीनों फिर मैच्योर प्लेनेरिया तैयार हो जाते हैं। तो किसी कारण बस यदि क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में बट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े इसके टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। अब आप ये बताइए कि कहीं से ये टॉपिक हार्ड है? नहीं। खंडन है, पुनर्जनन है। खंडन है तो खंड खंड होगा, पुनर्जनन है तो पुनर्जन्म होगा। तो इसमें क्या है, हमको इतना याद रखना है कि ये किसी कारण से टूट फूट जाए, ऐसा नहीं कि हम ही करेंगे तो, है ना। यदि वह किसी कारण से क्षत विक्षत हो जाए, वह हल्का से टूट जाए, कट जाए, तो इसकी हर टुकड़े वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करेंगे, है ना। और नया जीव विकसित हो जाएगा। एक प्लेनेरिया का कितना हुआ? 3। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर लेता है या पुनरुद्भवन कहलाता है। ये कैपेसिटी और जंतुओं में नहीं है। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग के बस में नहीं है। तो कुछ जीव जो हैं, उनके कायिक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है, जो इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है। यहाँ पर और समझने की कोई जरूरत? और चूंकि पुनः पूर्ण जीव का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है। अब प्रत्येक टुकड़ा जो विकसित हो जाएगा उसमें और नया संतति कोशिका नया पैदा ले लेगा। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं और यह परिवर्तन
कोशिकाएं और ऊतक बनते हैं और यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। इसे क्या एक और क्या नाम कहते हैं इसको? परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन, पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। अब है मुकुलन। मुकुलन को बडिंग भी कहते हैं, है ना। पुनरुद्भवन को रीजेनरेशन कहते हैं, इधर बडिंग कहते हैं। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? विखंडन। विखंडन में द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। उसके बाद खंडन, उसमें है पुनरुद्भवन। हम लोगों ने क्या देखा? पुनरुद्भवन और पुनरुद्भवन में हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। अब है मुकुलन यानी कि बडिंग। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता भी रखते हैं और मुकुलन के लिए भी क्षमता रखते हैं। तो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, है ना। मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिका के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये देखिए, एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, ये है उभार। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है और यह उभार मुकुल कहलाता है। मुकुल मीन्स कली। कली यानी कि बड, इसलिए इसे बडिंग भी कहते हैं। तो एक मुकुल यानी कि कली की आकार का वृद्धि करता हुआ नन्हा जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है ना। ये भी देखिए बहुत आसान है इसका ड्राइंग बनाना। छोटा छोटा पेड़ जैसा बना दीजिएगा, ये टेंटिकल्स निकाल दीजिएगा हाइड्रा का, हाँ टेंटिकल्स। तो ये भी हमारा बहुत भारी टॉपिक नहीं है। तो मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। तो ये मुकुल की तरह निकला हुआ है, बट की तरह निकला हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर माँ के शरीर से जनक कोशिका से संतति कोशिका में ये अलग हो जाता है। एक नया जीव का निर्माण होता है, ठीक है। एक नया जीव बन जाता है, एक नन्हा जीव बदल जाता है और पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। ये है हाइड्रा। इसको स्पर्शक बोलते हैं। इसी से इसका सब चलना होता है और मुकुल थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक नया जीव तैयार हो जाता है। मुकुलन के बाद है मुकुलन, हाइड्रा हो गया, पुनरुद्भवन और मुकुलन, है ना। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये सब जरूर आता है। पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल बोलिए, हाइड्रा में क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये सब पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकलेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है।
अब है कायिक प्रवर्धन। कायिक, कायिक मतलब क्या हुआ? कायिक मतलब उसका शरीर, उसके शरीर के भाग से नया पौधा उत्पन्न होना। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती है। बहुत पौधा ऐसा आप लोग देखे होंगे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करता है। अधिकतर जंतुओं के विपरीत अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। ये आपको पौधों में, वनस्पति में इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते, इसमें ज्यादा हम लोगों को देखने का मौका मिलता है। पर्तन, कलम अथवा रोपण, ये मेथड हुआ। पर्तन की विधि, कलम की विधि और रोपण की विधि जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज अथवा बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में ही लगने लगते हैं और यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके, उन पौधों को उगाने के लिए ये उपयोगी है। तो कायिक प्रबंधन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ठीक है, कायिक प्रबंधन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस तरह उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण करेंगे तो क्या देखेंगे? आलू, आलू को हम लोग बोलते हैं, आलू क्या है? आलू तना है ना? आलू जो है वह तना। कायिक प्रवर्धन में आप देखिए कि जड़, तना तथा पत्ती कायिक भागों द्वारा जनन होता है। जैसे जड़ है ना, जड़ हो गया हमारा गाजर है, मूली है। जड़ क्या हो गया? जड़ वाला भाग गाजर है, मूली है, सलजम है। और तना, तना वाला पार्ट हो गया कायिक प्रबंधन में तना, आलू। ठीक है, आलू है, ओल है जिसे सूरन कहते, ये सब तना द्वारा होता है। और पत्तियां, पत्तियां में भी हम बतलाएंगे, एक ब्रायोफाइलम होता है, वे पत्तियों द्वारा ही जनन करते हैं, है ना। तो कायिक प्रबंधन के जो कुछ भाग हुए जैसे जड़, तना तथा पत्तियां, तो जड़ आपको गाजर, मूली जो है वो है, वो विकसित होती है। और तना से आलू और प्याज। और जहां तक बात है पत्तियों से, तो पत्ती के बारे में बता रही हूँ, ये ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रायोफाइलम। कलिकाओं के साथ ब्रायोफाइलम की पत्ती, जब ब्रायोफाइलम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधों में विकसित हो जाती है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों की क्या है? पत्तियों का कोर, जो किनारा जो है, पत्तियों का जो कोर है, किनारा,
तो पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती है। छोटा 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 कलिकाएं विकसित हो जाती है। और जैसे विकसित होकर के मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कलिकाओं के साथ ब्रायोफाइलम की पत्तियां, ये कलिकाएं कहलाती है। और ये पत्तियां जो है सो फिर अ, अ, विकसित होकर के मिट्टी में गिर जाती है तथा नए पौधे पे विकसित हो जाती है ना। सीधे नया फिर पौधा बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये है जड़, जड़, ये जड़ और ये जड़ है ना, ये सब है जड़, और ये पत्तियां तो नए पौधों में विकसित हो जाती है। तो ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। ये कहलाता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम कहलाता है। एक मनी प्लांट लीजिए और कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए, प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए और सभी टुकड़ों में एक सिरे को जल में डुबोकर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उसका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है और नई पत्तियां निकलती है, प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा ब्रायोफाइलम की पत्तियां और कुछ अलग जड़ में गाजर मूली और तना हमारा आलू, ओल जिसको सूरन कहते हैं, बल्ब प्याज। ठीक है, ये तीनों जड़, तना तथा पत्तियों से जनन होने वाली पत्तियों द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों से विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न होना, ये कहलाता है कायिक परिवर्धन। जो शरीर के कुछ भागों से नया पौधा उत्पन्न करता है वह कहलाता है कायिक परिवर्धन। कायिक मतलब शरीर, काया, बॉडी, उसके भाग से नया पौधा उत्पन्न होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो जड़, तना तथा पत्तियां तीनों से मैंने आपको एग्जाम्पल बतला दिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे कुछ बतलाऊंगी। तब तक इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के और आप लोग को पढ़ाऊं। ओके, ओके, बाय, थैंक यू।